ये सच्ची कहानी है अप्रैल साल 1846 की, जब मिसौरी से कुछ लोग बेहतर जीवन की तलाश में कैलिफोर्निया के लिए निकले। इन्होंने बनाया डोनर पार्टी नाम का एक ग्रुप। उन्होंने हेस्टिंग के सुझाए 400 मील छोटे रास्ते को चुना, लेकिन ये शॉर्टकट उनके लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई। सफर के दौरान वे सियेरा पहाड़ों में समय से पहले होने वाली बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में फंस गए। महीनों तक कैलिफोर्निया न पहुंच पाने से खाना खत्म होने लगा। इन्हें अपने पालतू जानवरों को खाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब जानवर भी खत्म हो गए और वे भयंकर भूख की समस्या में फंस गए। इस समस्या से निकलने के लिए इन्होंने जो रास्ता अपनाया दिल दहला देने वाला था। क्या वे इस दूरी को तय कर सुरक्षित पहुँच पाए? क्या था वह खतरनाक रास्ता जो इन्होंने खुद को बचाने के लिए अपनाया? कहानी की शुरुआत होती है विलियम एडी से, जो शिकार से लौटकर सीधे अपने परिवार के पास जाने ही वाला था। सामने आते हैं फादर फॉस्टर, जिनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें पता चला था कि सारे जानवर खत्म हो चुके हैं। अब उनके पास खाने के लिए बस वही मीट बचा है जो विलियम लेकर आया है। विलियम ने फॉस्टर से वादा किया कि वह आधा मीट उन्हें देगा और बाकी अपने परिवार के लिए रखेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद फॉस्टर विलियम के कैंप में आया और एक डील रखी। अगर विलियम अपना मीट बाकी लोगों के साथ बांट देगा तो कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद उसकी सैलरी दोगुना कर दी जाएगी। लेकिन विलियम जानता है कि इस वक्त उसके परिवार की जान सबसे पहले है। उसने फॉस्टर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मजबूर होकर फॉस्टर निराशा के साथ वापस लौट गए। फॉस्टर जब अपने ग्रुप के साथ डिनर करने बैठे तो सबको पता चला कि खाना बेहद कम है, इसलिए मीट को बराबर हिस्से में बांटकर खाया जाने लगा। तभी अचानक एक सर्वाइवर जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल उनके ग्रुप के कुछ लोग आगे रास्ता तलाशने गए थे ताकि कैलिफोर्निया की दूरी का अंदाजा लगा सकें। लेकिन उसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति की तेज ठंड से मौत हो गई। दूसरी तरफ उस बुजुर्ग की पत्नी विलियम के कैंप में थी। वह गुस्से में थी क्योंकि विलियम मीट को धीरे धीरे और कम मात्रा में बांट रहा था। विलियम का कहना था, अगर हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे तभी सर्दियों को झेल पाएंगे। बुजुर्ग महिला का मानना था कि उनके पति जरूर मदद लेकर लौटेंगे। भूख की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच कहानी में आते हैं चार्ल्स, जो उस सर्चिंग टीम का हिस्सा थे। फॉस्टर और बाकी लोग उम्मीद कर रहे थे कि चार्ल्स कोई खुशखबरी लेकर आएंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टा थी। चार्ल्स ने बताया वे काफी दूर गए थे, लेकिन बर्फ के सिवाय कुछ नहीं मिला और कैलिफोर्निया से मदद वो तो नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ इस समय मैक्सिकन और कैलिफोर्निया के बीच युद्ध चल रहा है। चार्ल्स ने साफ कह दिया, अब हमें अपनी मंजिल तक खुद पहुँचना होगा, कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। जिसके बाद चार्ल्स ने देखा कि सबकी हिम्मत टूटने लगी है। उम्मीद मानो बर्फ में जम चुकी थी। तभी उसने एक राज की बात कही। उसने कहा कि यहाँ से सिर्फ 3 दिन की दूरी पर उसने एक कैंप देखा था जहाँ ढेर सारे खाने के सामान थे। ये सुनते ही सबके दिल में भूख से जूझते हुए भी एक चिंगारी जग उठी। उन्होंने फैसला कर लिया, अब वे चार्ल्स के साथ उसी कैंप की ओर निकलेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि 3 दिन की दूरी तय करने के लिए थोड़ा बहुत राशन चाहिए था। वो सिर्फ विलियम के पास था और वह इसे किसी से साझा करने के मूड में नहीं था। चार्ल्स ने ठान लिया कि वह खुद विलियम से बात करेगा। इस बीच उस बुजुर्ग शख्स का अंतिम संस्कार किया जिसकी ठंड से मौत हो गई थी। उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रही है और माहौल भी भारी हो गया। कुछ देर बाद चार्ल्स विलियम के पास पहुंचा और उसे एक नए रास्ते के साथ चलने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में विलियम ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन जब चार्ल्स ने साफ साफ बता दिया कि अब किसी भी तरह से बाहरी मदद मिलने वाली नहीं, तो विलियम चुप हो गया। वह जानता था कि उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, लेकिन 3 दिन की दूरी पर ढेर सारा खाना सुनते ही उसके दिल में उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर ये सच हुआ तो वह अपने परिवार को बचा सकता है। विलियम अपनी पत्नी के पास गया और सारी बातें साफ साफ बता दी। अपनी पत्नी को समझाया कि उसने उसके और बच्चों के लिए पूरे सर्दी भर का राशन बचाकर रखा है। अगर तुम इसे धीरे धीरे इस्तेमाल करोगी तो ठंड झेल पाओगी। जैसे मुझे मदद मिलेगी मैं तुरंत लौट आऊंगा। उसने उससे वादा किया कि वह बहुत जल्द वापस लौट आएगा। तब तक उसे खुद और अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। इस तरह विलियम सफर के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद एक नई टीम तैयार हुई जिसे लीड करेंगे फॉस्टर। सफर शुरू होने से पहले फॉस्टर की पत्नी ने सबके लिए दुआ की। फिर सभी बर्फीली हवाओं के बीच आगे बढ़ गए। सर्द मौसम में टीम चार्ल्स के बताए रास्ते पर चल रही थी। 3 दिन तक उन्होंने चार्ल्स का पीछा किया और रास्ते में बचा कुचा खाना बराबर हिस्सों में बांटकर खाया। लेकिन चौथे दिन हालात और बिगड़ने लगे। सभी के शरीर ठंड से अकड़ रहे थे, थकान हड्डियों में चुभ रही थी। फॉस्टर ने अपनी पत्नी से कहा, कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया पहुंचते ही वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। उन्हें अपने पुराने सुंदर घर की याद आई जिसे उन्होंने बेहतर जिंदगी की तलाश में छोड़ा था। इधर चार्ल्स की हालत भी बिगड़ चुकी थी। उसके साथी को जितना हो सका उसका ख्याल रख रहा था, लेकिन इस सफर में सिर्फ इरादे और उम्मीदों का ही सहारा उनके साथ था। 3 दिन से बर्फ में चलते चलते सबके पैर में जैसे जान ही नहीं बची थी। ठंडी हवाएं चेहरे को चीर रही थी और सबसे बड़ी बात, चार्ल्स के बताए उस कैंप का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे लोगों में गुस्सा पनपने लगा। जिस आदमी को रास्ता पता है वह खुद ढंग से चल भी नहीं पा रहा, कुछ लोग तो बड़बड़ा रहे थे। फोस्टर समझ गया था कि चार्ल्स की हालत खराब है, लेकिन वह ये भी जानता था अगर उसकी हिम्मत टूट गई तो सब बिखर जाएंगे। उसने तय किया कि वह खुद चार्ल्स के पास जाकर उस कैंप के असली लोकेशन का पता लगाएगा। वह चार्ल्स के पास पहुंचा और कहा, 4 दिन हो गए, हम अभी तक मंजिल पर क्यों नहीं पहुंचे? चार्ल्स के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने भीतर ही कोई फैसला कर लिया हो। फोस्टर के बार बार पूछने पर उसने आखिरकार सच बोल ही दिया। वह कैंप असल में कभी था ही नहीं। यह सुनकर फोस्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह क्या सुन रहा है। चार्ल्स ने आगे कहा, मैंने झूठ बोला था सिर्फ इसलिए ताकि सब पुराने कैंप से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगर सच बताता तो शायद कोई भी आगे नहीं आता। ये सुनते ही बाकी लोग आग बबूला हो गए। उनके भरोसे के बदले उन्हें सिर्फ धोखा मिला था। माहौल गर्म हो गया, बहसें शुरू हो गईं। कुछ लोग फोस्टर पर भी इल्जाम लगाने लगे कि उसने मिलकर ये कहानी गढ़ी है, लेकिन फोस्टर ने साफ कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब सबके सामने 2 रास्ते थे, या तो वापस पुराने कैंप लौटकर भूख से मर जाएं या फिर आगे बढ़ते रहें बिना किसी गारंटी के। काफी बहस के बाद इन्होंने फैसला किया कि वे आगे बढ़ेंगे। इस बीच विलियम ने अपना बैग टटोला और उसे मीट के कुछ टुकड़े मिले जिसे उसकी पत्नी ने चुपके से रख दिया था। यहाँ उसे खाने के लिए कुछ तो मिला, मगर बाकी लोग खाली पेट सफर कर रहे थे। हालांकि ग्रुप के कुछ लोग अभी भी वापस लौटने के जिद पर अड़े थे। बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल बिगड़ने लगा था। तभी विलियम आगे आया और बोला, अगर हम वापस गए तो जो थोड़ी सी उम्मीद पीछे वाले कैंप में बची है वह भी खत्म हो जाएगी। अगर जीना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। आखिरकार सभी ने मन को टालकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसी रात उन्होंने अपने पास बचा आखिरी मीट खा लिया। अब उनके पास सिर्फ ठंड, भूख और उम्मीद का सहारा था। अगली सुबह बर्फीले तूफान में सफर फिर से शुरू हुआ। चलते चलते विलियम ने चार्ल्स से बात की। उसने कहा कि इतने बड़े धोखे के बावजूद वह उसे माफ करने को तैयार है। चार्ल्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन है अगर हम कुछ मील आगे जाकर उस पहाड़ को पार करें तो शायद हमें मदद मिल सकती है। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ठंड ने चार्ल्स को अपने शिकंजे में ले लिया और उनका सफर यहीं खत्म हो गया। यह एक ठंडी थकी हुई आवाज के जरिए सुनाई देती है, मानो बर्फ ने उनका नाम चुपचाप निगल लिया हो। कुछ देर बाद सबने एक जगह कैंप लगाया। ठंडी हवाएं हड्डियों में चुभ रही थी और पेट में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भूख। सबकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि सबके चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं खाने के लिए। इस बीच फोस्टर ने एक बेहद ही खतरनाक राय दी, अगर हम चार्ल्स की लाश को डिनर बना ले तो हम आज रात बच सकते हैं। इस बात पर किसी ने भी खुलकर हामी तो नहीं भरी, लेकिन किसी ने भी मना नहीं किया। माहौल में एक डरावनी चुप्पी छा गई। थोड़ी देर बाद फोस्टर ने विलियम के साथ मिलकर चार्ल्स की लाश की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी विलियम ने उसका हाथ रोक दिया। उसने कहा, यह पागलपन है फोस्टर। विलियम इंसान का मांस खाने के सख्त खिलाफ था, जिसके बाद फोस्टर को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब सब फिर से ठंड और भूख से टूट रहे थे, तब फोस्टर ने एक और डरावना सुझाव दिया। कहा कि यदि हम में से कोई भी खुद को बलिदान कर दे तो बाकी बच सकते हैं। इस बार लगभग सबने चुपचाप सहमति से सिर हिलाया, लेकिन विलियम ने विरोध किया और यही फोस्टर के गुस्से का वजह बन गया। फोस्टर को पता था कि विलियम के पास अब भी छुपाया हुआ मीट था जिससे वह खुद को जिंदा रख रहा था। उसकी बातों पर सबकी सहमति देख विलियम गुस्से से वहां से निकल गया। बाकी लोगों ने तय किया कि स्टिक गेम खेलकर वे फैसला करेंगे कि अगला बलिदान कौन देगा। खेल खत्म हुआ, एक आदमी चुना गया और उसने अजीब शांति के साथ कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले पल फोस्टर ने उस पर गोली चला दी। इस तरह उसके डेड बॉडी
काटा गया और उसके मीट से खाना बनाया गया। इस बात से कोई भी खुश नहीं था, लेकिन भूख की तड़प ने सबको चुप करा दिया है। इन सब में सिर्फ विलियम था जो अब भी अपने बचाए हुए मीट से जिंदा था। उसने कसम खाई थी वह कभी भी इंसान का मांस नहीं खाएगा और वह खुद को बचाने के लिए इस हद तक कभी नहीं गिरेगा। सफर फिर से शुरू हुआ। इसी ग्रुप में एक बाप बेटी थे। उस पिता को डर था कि अगली बार भूख बढ़ी तो शायद उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। उसे बचाने के लिए उसी रात उसने चुपचाप खुद को खत्म कर दिया ताकि अगली सुबह वह बाकी लोगों के खाने का सहारा बन सके। सुबह वही हुआ, सबने उसका मीट खाया, यहाँ तक कि उसकी खुद की बेटी ने भी रोते हुए मांस खाया। सफर एक बार फिर से आगे बढ़ा, लेकिन अब विलियम की हालत भी बिगड़ने लगी थी। उसका मीट खत्म हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा ठंडी हवा और कमजोरी से लड़ रहा था। तभी फोस्टर उसके पास आया। उसने पूछा, लुई के बारे में क्या सोचते हो? दरअसल चार्ल्स का साथी लुई अब नाजुक हालत में था और वह किसी भी पल मर सकता है। फोस्टर उसे अगला शिकार बनाना चाहता था। उसके इरादे को जानते हुए विलियम ने तुरंत मना कर दिया। इस पर वह कहा कि विलियम, तुम समझ नहीं रहे। अगर हम ऐसे ही इंतजार करते रहें तो सब मर जाएंगे। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा मीट खत्म हो गया है और तुम्हें भी जीने के लिए खाना ही चाहिए, इसलिए हो सके तो मेरी मदद करो। लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग था। उसने कह दिया कि मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन यह नहीं करूंगा। वह बाकी ग्रुप के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन ठंड और भूख ने उसके शरीर को इतना कमजोर कर दिया कि अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। वजह साफ थी कि वह भूख और ठंड से बेहद कमजोर हो गया है। तभी कुछ लोग उसके पास आए और उसे वही मीट खिलाए जिसे वह अब तक खाने से कतरा रहा था। पहला टुकड़ा मुंह में जाते ही उसकी नसों में जैसे जान लौट आई। ताकत वापस आने लगी, सांसें स्थिर हो गईं और वह फिर खड़ा हो गया। लेकिन राहत का यह पल ज्यादा देर नहीं रहा। फोस्टर की नजर अचानक बर्फ पर पड़े ताजा खून पर पड़ी। एक नजर देखते ही उसे समझ में आ गया कि यह खून उसके दोस्त लुइस का है। उसके मन में तुरंत खतरनाक इरादा जागा कि अब लुइस उसका अगला शिकार होगा। लेकिन जैसे वह कदम बढ़ाया, विलियम उसकी तरह बंदूक तान देता है। कहा कि बस फोस्टर, अब बहुत हुआ। जिसके बाद फोस्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम ऐसे ही रोके रहे तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। यह सुनकर उसका हौसला डगमगा गया। अंत में उसने हथियार नीचे कर दिया। अगले पल फोस्टर लुइस के पीछे भागा, उसे पकड़कर मार डाला। उस रात सभी ने लुइस के शरीर से अपना पेट भरा। अगले दिन यात्रा जारी रही। इसी ग्रुप में एक जोड़ा भी था जिसके पति के पैर में गहरी चोट लगी थी। उसकी पत्नी से जितना हो सका उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन फोस्टर की नजर अब उसी पर है। कई बार उसने पति को मनाने की कोशिश की कि वह खुद को कुर्बान कर दे ताकि बाकी लोग जिंदा रह सकें, मगर पत्नी हर बार उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी हो गई। एक सुबह विलियम तेजी से फोस्टर के पास आया। बताया, मैंने बर्फ पर किसी अजनबी इंसान के पैरों के निशान देखे हैं। उसके साथ मैरी नाम की औरत भी निकल पड़ी। दोनों ने उस इंसान को ढूंढ निकाला और विलियम ने बिना देरी किए उसे गोली मार दी। वह जानता था अब मीट ही उनके जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। विलियम ने उस व्यक्ति के कुछ बॉडी पार्ट को अपने बैग में रख लिया। उसका इरादा साफ था, अब वह जल्द ही सबको छोड़कर अकेले मदद करने निकलेगा। कुछ अंगों को लेने के बाद उसने बाकी बचा हिस्सा गैरी को दे दिया ताकि वह इसे बाकी लोगों में बांट दे। इस बीच उस घायल पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी पत्नी सदमे में चली गई। फोस्टर को उसके डेड बॉडी से दूर रहने की वार्निंग देती है, लेकिन रात को अंधेरे में चुपके से वह उसके डेड बॉडी को उठा ले जाता है। सुबह जब सब लोग मीट को खा रहे थे तब उसकी पत्नी एक कोने में टूटे दिल के साथ बैठी थी। अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई थी, क्योंकि उसके मना करने के बाद भी उसके पति के साथ ऐसा किया गया। उसी वक्त वह चुपके से पास आई। उसने अपने हाथों में राइफल छिपा रखी थी। दूसरी तरफ फोस्टर और बाकी लोग खाने में बिजी ही थे। अचानक अगले पल हाथों में लिए राइफल से फोस्टर को गोली मार दी। उसका खेल वहीं खत्म हो गया। जबकि दूसरी तरफ विलियम बाकी सबसे काफी दूर निकल चुका था। उसे इन सब की हैवानियत राज नहीं आ रही थी। कुछ दूर के लंबे सफर के बाद वह छोटे से कैंप के सामने गिर पड़ा, जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने विलियम को बचा लिया। उसी की मदद से बाकी ग्रुप के लोग भी कैलिफोर्निया से सिर्फ 5 मील की दूरी से रेस्क्यू कर लिए गए। रेस्क्यू टीम तुरंत निकल गई, लेकिन विलियम के लिए सबसे बड़ा सदमा यह था कि उसकी पत्नी और बच्चे सर्दी और भूख के आगे हार चुके थे। उनकी मौत हो चुकी थी बहुत पहले। तो दोस्तों, ये थी डोनर पार्टी की वह दर्दनाक कहानी जिसमें जिंदा रहने की कीमत इंसानियत पर भी भारी पड़ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।